Good morning, Anirudh. Good morning. Have a nice day to all of you. Best wishes. मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ टाइम, आप सभी लोग लाइव आ जाएं, और दिस सेशन विल बी boon for you all. सभी के लिए यह सेशन एक बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है। आप लोगों ने बहुत वेट किया एंड योर वेट इज़ ओवर नाउ। अब आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है। आशुतोष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये आपकी इंतज़ार आज ख़त्म हो जाएगी। गुड मॉर्निंग शक्ति कपूर। शक्ति कुमार, आई थिंक यू आर कपूर, कोई बात नहीं है। तो आज हम लोगों की जो इंग्लिश, कम्पिटिटिव इंग्लिश की जो वेट थी आप लोगों की, ये ओवर हो जाएगी। आई एश्योर यू, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि अब आपकी इंग्लिश की जो वेटिंग था, इंतज़ार था, ये ख़त्म हो जाएगी। और आप सभी को एक अच्छी खुशखबरी भी है और गुड न्यूज़ भी है कि कल ही यानी आज से स्टार्ट हुई है SBI एसोसिएट्स जो क्लर्क की वैकेंसी आई है, वो लगभग 5000 प्लस है। 5100 समथिंग उसकी वैकेंसीज़ हैं, जो कि आप लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। और ये बेहतरीन बात ये है कि PT जो होगी, प्री जो एग्ज़ाम होगा SBI का, उसमें केवल मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, केवल 3 सब्जेक्ट ही हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी। तो हम लोग अभी यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश की और सिलेबस है, कैसे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश जो आप पढ़ेंगे तो बिना स्ट्रैटेजी का आप सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, नॉट ओनली इंग्लिश की नहीं बात कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सबसे पहली ज़रूरत आपकी ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी रणनीति क्या है। अच्छी रणनीति नहीं होगी तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी। स्ट्रैटेजी यदि आपकी अच्छी होती है, रणनीति यदि आपकी अच्छी होती है, तो कम मेहनत में अच्छी सफलता बहुत कम समय में प्राप्त कर लेते हैं। और यदि स्ट्रैटेजी नहीं होती है, यदि हमारे पास रणनीति नहीं है, तब क्या होता है कि मेहनत हम ज़्यादा करते हैं और उसके बदले में जो अपकमिंग, जो आउटसोर्स होना चाहिए, आउटकम होना चाहिए, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। आउटकम रिजल्ट का सिनोनीम है, याद रखना है। आउटकम का मतलब होता है उससे निकलने वाला प्रॉफिट, रिजल्ट। तो आउटकम और रिजल्ट दोनों सिनोनीम है, मैं आगे पढ़ाऊंगा ही। तो जो स्ट्रैटेजी के बिना लोग तैयारी करते हैं तो उन्हें आउटकम अच्छा नहीं मिलता है। लेकिन जब हम स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, रणनीति बना लेते हैं, तो हमारा आउटकम यानी हमारा जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। बहुत कम समय में पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है, अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन बिना स्ट्रैटेजी का जब हम तैयारी करते हैं तो वहाँ पे हमारा रणनीति नहीं होने के कारण ज़्यादा मेहनत तो करते हैं लेकिन उस हिसाब का रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं इसलिए बात करें कि बस जैसे लोग आ चुके हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। गणेश कुमार, गुड मॉर्निंग। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि बेसिक इंग्लिश क्या है और इंग्लिश जो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में डायरेक्ट एंट्री करना चाहिए या नहीं। तो हम लोग अपने पहले भी बताया है कि बेसिक टू एडवांस लेवल में चलेंगे हम इंग्लिश को लेके, क्योंकि अंग्रेजी भाषा है और इसे डरने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, आमतौर पे आप लोग इतना ज़्यादा डर गए होते हैं भाषा को लेके, अंग्रेजी को लेके, मन में एक बैठा लिए है खौफ, मैनिया, एक मन में मैनिया है, आपको एक डर सा बैठ गया है, फोबिया है। तो देखो, एक मन में क्या है, एक फोबिया लगा हो कि अंग्रेजी बहुत भारी है, और एक मन में बैठा लिए हैं आप कि भाई अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है, अंग्रेजी हमसे नहीं होगा। बट आप याद रखिए, ये आज एश्योर हो जाइए कि आप इंग्लिश कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। अंग्रेजी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितना आप सोच लिए हो। सोचना आज से ये बंद कर दीजिए कि अंग्रेजी बहुत टफ चीज़ें हैं। इतना याद रख लीजिए, अंग्रेजी एक भाषा है और आपको अच्छे से पता है कि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करके, लोगों से सुन के, देख के। और अंग्रेजी भाषा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है।
इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, बस केवल मोनोपोली बदलना है, माइंडसेट बदलना है आज से कि अंग्रेजी एक भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है उसी तरह अंग्रेजी भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी अंग्रेजी जो है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, आज से हम अंग्रेजी को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये मन में यदि आपको बैठ जाता है तो आप अंग्रेजी को इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे, ये मन में होना चाहिए। तो सभी लोग आ चुके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिंदगी जो होती है इसमें हमेशा याद रखिए, आप अपने से खुद से वादा कीजिए। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारेंगे हिम्मत उम्र भर, ना हारेंगे हिम्मत उम्र भर, ये किसी और से नहीं मैंने खुद से वादा किया है, ये मैंने खुद से वादा किया है। तो खुद से वादा करो आप, सबसे पहले खुद से वादा करो आप, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए और अपने अपकमिंग आने वाले जनरेशन के लिए आप खुद से वादा कीजिए कि मुझे सीखना है, मुझे सफल होना है, मुझे अंग्रेजी ही नहीं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की जो सिलेबस है उन सिलेबस पे काम करना है। और हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में हमें गवर्नमेंट जॉब जो है प्राप्त करनी है। आपको पता है कि अभी रैट रेस चल रहा है बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो रैट रेस का मतलब होता है गला काट प्रतियोगिता। रैट रेस का मतलब होता है गला काट प्रतियोगिता। इस रैट रेस के दौर में आपको स्नैच करना है, अपनी जॉब जो है छीनना है लोगों से, और छीनने के लिए यहाँ फाइटिंग नहीं करना है, यहाँ स्ट्रगल छीनने के लिए उस भीड़ में जाके नहीं करना है, क्योंकि जो लाखों भीड़ होती है उसमें आपको लाख से नहीं बल्कि उसमें से 30% लोगों के साथ आपका फाइट होता है। बाकी 70% लोग बस एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, उसमें मात्र 30% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल प्रिपरेशन में रहते हैं। अब ये भी आप ही को डिसाइड करना है कि उस 100% में आपको 30% के साइड रहना है या 70% के साइड रहना है। बच्चे कई बार कॉल करते हैं कि सर इतना ज्यादा फॉर्म गिर गया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, यदि 1 लाख फॉर्म गिरा है तो उसमें 70,000 फॉर्म जो गिरा है वो केवल फॉर्म भर दिया है विदाउट एनी प्रिपरेशन, कि चलो देख लेंगे, लक काम कर जाएगा। लेकिन 30% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उसमें प्रिपरेशन के साथ गए हैं। तो आज ये भी आप डिसाइड कर लीजिए, फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते हैं या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको 30% की ओर रहना है या 70% की ओर। आपको जाना है लेकिन फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है, फुल स्ट्रैटेजी के साथ जाना है। यदि आपकी स्ट्रैटेजी गलत होगी, यदि आपकी रणनीति गलत होगी तो आपका आउटकम अच्छा नहीं होगा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आज से ये सोच लीजिए कि हमें अपनी प्रिपरेशन को 4 चांद लगा देना है। प्रिपरेशन को जो है हम मजबूती प्रदान करेंगे। और एक कहावत है ना भाई, दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं। देखो, विपदा के समय में अपॉर्चुनिटी तलाशना बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना कि पत्थर कोई मार रहा है तो उस पत्थर को अपने पास जमा करके उस पत्थर से एक महल बना लो। सेम अभी की जो सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन अभी क्या है, कोविड पीरियड चल रहा है, घर बैठे हैं, क्लासेस नहीं चल पा रही है, आप घर पे हैं, 24 घंटा घर पे ही आज रहना है अभी, तो आप इसका फायदा उठाइए ना। आप उस पर टाइम दीजिए अपनी प्रिपरेशन पे। आप क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम हो उसे अंडरलाइन कीजिए और कोशिश कीजिए अपने टीचर से पूछ के उसे समझने का।
तब देखिए अपने आप में आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो जाएगी। और जो आने वाले सामने एग्जाम आपके हैं, देखिए अभी आज से जो है बैंक क्लर्क का फॉर्म भराना शुरू हो गया SBI का। इससे पहले आप MTS का भर चुके होंगे। एक कुछ लोगों का एग्जाम हो गई है CHSL का, कुछ लोगों का अभी बचा हुआ है, CGL का एग्जाम है। तो जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप कमर कस के तैयार रहिए। और तैयार रहने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम मन में सोचे हम तैयार हैं। बिल्कुल मन में सोचने के साथ साथ हमें वर्क करना होगा, हमें सीखना होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि बेसिक जो सिलेबस हमारी होगी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, ये क्या होगा और हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगा पढ़ाने की। आपके मन में जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर स्टार्ट कर दे पढ़ाना। मैं बिल्कुल समझाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे बड़ी बातें होती है स्ट्रैटेजी। भाई आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप आज ये पहले जान लो कि हमारा सिलेबस जो शुरू ही होगा वो बेसिक से शुरू होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको सबसे पहला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश स्पष्ट लिखी गई है कि ये सिलेबस कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की है। ऑलमोस्ट जैसे UPSC में जनरल पेपर आता है मेंस में 300 मार्क्स का, उससे भी बन जाएगा। UPSC के अंतर्गत NDA की एग्जाम होती है, CDS की एग्जाम होती है, उस एग्जाम में भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। MCA एंट्रेंस में, BBA में, GMAT में, CAT में, BCA, बैंकिंग, SSC, रेलवे जो अभी अपकमिंग टाइम में जो आ रहा है, अभी अपकमिंग में रेलवे में भी अंग्रेजी पूछी जाएगी। जैसे SSC है, स्टेनोग्राफर है, होटल मैनेजमेंट है, CDS है, CPO है, IB है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी क्लर्क, KVS और NVS। बच्चों ये सारी एग्जामिनेशन के लिए आप जो पढ़ेंगे, ये 5 से 6 महीने का कंप्लीट कोर्स है। ये आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी और आपकी जो अंग्रेजी है, आपकी जो लेवल है, उस लेवल को उठाने का काम ये बेसिक इंग्लिश से किया जाएगा। क्योंकि यदि हम बेस नहीं बताएंगे किसी भी भवन के लिए, सबसे पहले जरूरत होता है बेस तैयार करना। तो बेस को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले क्या कहा जा रहा है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट बताई जाएगी। उसमें जैसे अल्फाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब कहेंगे सर ये बातें तो मुझे पहले से पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, अल्फाबेट, ABCD तो मेरे को पता है। यस आई नो, यू नो हाउ टू राइट एंड रीड अल्फाबेट। बट एग्जाम में बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है और वो आपको बहुत मुसीबत में डाल देता है। आप मन में सोचने लगते हैं कि क्या होगा। और आपको पता है कि जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होती है, उस एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप सोचें फिर आंसर लिखें। वहां पर इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। वहां पे आपको रैपिड होना चाहिए, रैपिड फायर राउंड होता है, रैपिड कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ आप देखेंगे अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस की बात यदि की जाए तो सेंटेंस में हम देखेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस का हिंदी कैसे निकालेंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस में क्या क्या जरूरत होता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनके प्लेस कहाँ पे होता है, सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होता है। ये सबसे पहले बेसिक चीजें जानना जरूरी होगा। आप लोगों को बेसिक जानना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग डैश 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 जितेंद्र बाबू, यू हैव एनी प्रॉब्लम? जितेंद्र, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? एक बात बता दो, आप लोग क्या वॉइस मेरी क्लियर जा पा रहा है ना आप लोग के पास? कमेंट में येस और नो लिख के बताएं। इज माई वॉइस इज क्लियर? Is my voice is clear? जो मैं बोल रहा हूं क्या आप अच्छे से आप लोग सुन पा रहे हो? एक बार कमेंट में यस नो लिख दे। संदीप जी यस। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है समझने में, या जो मैं बोल रहा हूं वो साफ साफ सुनाई दे रहा है ना? ओके, तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद स्टार्ट होगा नाउन।
देखिए यहाँ पे नाउन में जैसे बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, यूज ऑफ नाउन, मिस यूज ऑफ नाउन, फैक्ट्स ऑफ नाउन कह सकते हैं, या इसे रैपिड कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन भी कहते हैं, कॉमन एरर इन नाउन। अब कहेंगे सर ये कॉमन एरर तो हम ऑनलाइन में है तो कैसे बनाएंगे? बच्चों आपको थोड़ी ही देर बाद मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा, कॉमन एरर की बुक्स की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ चला जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप पीडीएफ से बनाएंगे, कॉमन एरर का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाई जाएगी। नाउन खत्म होने के बाद आपकी नाउन की टेस्ट होगी और देन फिर प्रोनाउन स्टार्ट किया जाएगा। और प्रोनाउन स्टार्ट करने के बाद देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन के बाद आपका फैक्ट्स ऑफ प्रोनाउन होगा, कॉमन एरर प्रोनाउन होगा, केस होगा। जैसे देखिए कई बार आप नाउन के साथ केस को पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे केस को प्रोनाउन के साथ पढ़ाऊंगा। अब केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव केस क्या है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं। आगे चलकर बहुत यूज होता है कि किसके जगह पर क्या यूज करना चाहिए। बाय द वे कि रैपिड कॉन्सेप्ट में आपको बताएंगे कि भाई वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, भाई प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब उस स्थिति में कहेंगे कि अरे यार प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस कौन चिड़िया का नाम है? तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको बताई जाएगी। इस बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको इसके बाद देखिए प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव शुरू की जाएगी और एडजेक्टिव में भी देखिए एडजेक्टिव, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, फैक्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में कॉमन एरर। जैसे एडजेक्टिव चैप्टर से कॉमन एरर जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल का, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल, फैक्ट्स ऑफ आर्टिकल, कॉमन एरर इन आर्टिकल और ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आर्टिकल में बताई जाएगी। फिर आपका आ रहा है देखिए वर्ब। जैसे वर्ब जो है, मुझे ये जो वर्ब आप देख रहे हो, ये पूरा वर्ब जो है सबसे पहले भी बताएंगे जो एक क्लास होगी और बाद में पूरे 1 महीना तक पढ़ेंगे। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वर्ब में जो हम लोग पढ़ेंगे, वर्ब में ही है सिंटैक्स, इन्फिनिटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, टाइम एंड टेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन। आप ये टोटल चीज को वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे। पूरी वर्ब 1 महीना तक क्लास होगी और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों वर्ब, टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस के एसएससी वगैरह में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। गुड मॉर्निंग राजा कुमार, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे जैसे जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगी। फिर हम लोग रैपिड कॉन्सेप्ट शुरू से लेके ही पढ़ते रहेंगे कि कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। देन आपको एडवर्ब होगा, रिमूव टू एडवर्ब के अंतर्गत पढ़ना है। फिर कंजंक्शन पढ़ेंगे कि सेंटेंस को, वर्ड को, फ्रेज को जोड़ा कैसे जाता है, कैसे हम जोड़ने के बाद किसके साथ क्या लगाते हैं, इससे एग्जाम में कैसे मदद मिलेगी कॉमन एरर बनाने में। फिर है प्रीपोजिशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरजेक्शन। देन है ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव क्या होता है, WH सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। सबसे बड़ी बात अब देखिए, कॉम्प्रिहेंशन हम लोग पढ़ेंगे 2 टाइप का। एक लॉन्ग पैसेज पढ़ेंगे जो बैंक पीओ के लिए होगा, बैंकिंग के लिए होगा, और एसएससी में भी लॉन्ग पैसेज, शॉर्ट पैसेज दोनों आता है। और शॉर्ट पैसेज पढ़ेंगे। शॉर्ट पैसेज का मतलब जैसे एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, एलडीसी या सीएचएसएल के अलावा जो सीजीएल की एग्जाम होती है उसकी पीटी में शॉर्ट पैसेज रहता है। तो हम पैसेज जो पढ़ेंगे 2 टाइप्स का पढ़ेंगे, शॉर्ट पैसेज एंड लॉन्ग पैसेज। आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे हम पैसेज में बिना पैसेज से पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ के हम पैसेज से आंसर कैसे कर लेंगे। हिंदी हम नहीं भी जानेंगे तो फास्ट रीडिंग करके हम आंसर देना सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, पैसेज को बनाना सीखेंगे। देन जो सबसे बड़ी चीज है स्टूडेंट्स, ये देखिए वोकेबलरी जो दिख रहा है आपका, डेली वोकेबलरी आपका चलेगा। हाँ डेली चलेगा, ये ध्यान रखना है। वोकैब जो चलेगी आपका ये डेली होगा, वोकैब जो होगी वो डेली होगा और ये डेली आपको
भी सुनाना है कमेंट करके, आपको बताना है डेली वोकेबलरी जो होगी ये प्रत्येक दिन होगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा और बोर्ड पे प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इसका आपको क्लास में याद करवा दिया जाएगा कि कैसे हम किस वर्ड को कंप्लीट करें, और अगले दिन आपको आके वर्ड सुनाना भी है, और कैसे सुनेंगे और आप कैसे सुनाएंगे ये मेरी जिम्मेवारी है। और आपको मजा आएगा ये वोकेबलरी सेशन में भी, क्योंकि आपको पता है कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फ्रेजल वर्ब ये हर एग्जामिनेशन में लगभग पूछी जाती है। तो इसलिए वोकेबलरी पे काम करना बहुत जरूरी है, और हम लोग काम करेंगे वोकेबलरी पे बहुत धीरे धीरे ही, लेकिन आगे तक जाएंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिलीव मी, आई एश्योर यू, आई विल टीच यू इंग्लिश एंड मैं आपको सिखाऊंगा। आप विश्वास करें, बस असिस्ट करें, साथ दे, और देखिए एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक आप कैसे जाएंगे। आपसे कैसे एग्जाम का क्वेश्चन जो इंग्लिश का है वो बहुत इजी वे में बनने लगेगा। खैर, नेक्स्ट जो कंपोजिशन के बाद बात हो रही है यहाँ कंपोजिशन में, वो देख लीजिए। कंपोजिशन में बात हो रही है ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन भी होगा? बिल्कुल, ट्रांसलेशन जो है प्रत्येक दिन होगा आपका। जैसे लेटर राइटिंग होगा, एसे, डिस्क्रिप्टिव तो बाद में होगा, लेकिन ट्रांसलेशन आपका पर डे होगा, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन होगा ये बेस्ट होगा कॉमन एरर, फिलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इससे कॉमन एरर बनेगा। आज ही मैं सबका इंट्रोडक्शन हल्का हल्का कराऊंगा। फिर देखिए प्रैक्टिस सेट में जब आएंगे तो सेंटेंस अरेंजमेंट, कंप्रीहेंशन का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, क्लोज टेस्ट का, स्पेलिंग मिस्टेक्स का, ये सारी चीजों का आपको प्रैक्टिस करना है। ये जितने हैं फ्रेज का, क्लोज टेस्ट का, ये सब प्रैक्टिस के साथ आपको ये स्ट्रैटेजी दिया जाएगा, आपको तरीका बताया जाएगा, मेथड बताया जाएगा कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। सबसे बड़ा सवाल हर किसी स्टूडेंट को यहाँ क्या लगता है कि हम इतने वर्ड का हिंदी नहीं जानते। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आप हिंदी सभी वर्ड का नहीं भी जानेंगे फिर भी क्लोज टेस्ट आप बना सकते। जरूरी नहीं है विद्वता हासिल होना, जरूरी है कॉमन सेंस के साथ जो रैपिड कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का उसे ध्यान में रखना। जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा उन कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तब इजी वे में आप इसे कर पाएंगे, सॉल्व कर लेंगे और आसानी से ये सॉल्व कर पाएंगे। ये जो सिलेबस है बच्चों, ये सिलेबस का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं जो देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सारी चीजों का जो इंट्रोडक्शन है मैं दूंगा। इससे पहले हमने बात किया है कॉमन एरर करवाई जाएगी, वोकेबलरी करवाया जाएगा और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। वो तीनों बुक आपको सामने से दिखा दिया जाता है कि किस बुक से आपको करवाई जाएगी। तो देखिए ये बुक आपको अभी दिखाया जा रहा है। पहला देखिए आपका वोकेबलरी जो है वर्ड मीनिंग कैसे याद करना है, ये देखिए। क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या वर्ड दिखाई दे रहा है? ये कमेंट प्लीज, यस और नो भाई, यस और नो, यस और नो, यस या नो में लिखे। दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है? तो देखिए मैंने कहा कि आपकी जो वोकैब है वो डेली चलेगी। मैंने आपसे कहा कि जो आपकी वोकैब है वो डेली चलेगी। अब यहाँ पर डेली चलेगी इन द सेंस आपको ये समझना है कि आप सर ये रटना मत पड़ेगा। मैं बताता हूँ एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, ये 1 का मतलब है पहला दिन का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 20, यानी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो कितने वर्ड है? 20 वर्ड है। अब ये 20 वर्ड प्रत्येक दिन होगा। कैसे होगा और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखना। जैसे पहला वर्ड आपके पास अवेलेबल है, यहाँ फर्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या है अवेलेबल। पहला वर्ड है अलर्ट है। क्या है? अलर्ट। अब यहाँ पे अलर्ट का मतलब होता है वॉचफुल, केयरफुल भी कह सकते हैं। अलर्ट हम कहते हैं ना, बी अलर्ट भाई, भाई बी केयरफुल, भाई वॉचफुल रहियो। अब वॉचफुल रहियो, वॉचफुल का मतलब होता है सावधान रहना, सतर्क रहना। केयरफुल का भी मतलब वही होता है और अलर्ट का भी मतलब वही होता है। तो
ध्यान से ये देखिए। अब एक बात, क्वेश्चन उल्टा आ जाएगा तो केयरलेस हो जाएगा उल्टा, लेकिन यहाँ एंटोनिम्स की बात नहीं, सिनोनिम्स की बात हो रही है। थैंक यू आशुतोष जी। पीके जोशी जी कहते दिखाई नहीं दे रहा साफ से। अच्छा दिखाई देगा, टेंशन नहीं लीजिए, इसको बढ़ा दिया जाएगा तो और भी ज्यादा दिखाई देगा। चलिए, अब कह रहा है डिकोडम का प्रॉपर्टी होता है प्लेसिड। क्या प्लेसिड का काम, कहते हैं ना काम डाउन, शांत हो जाओ। काम डाउन मतलब शांत हो जाओ। अब दूसरा कह रहा है डिकोडम, मर्यादा में रहना। डिकोडम का मतलब क्या है? प्रोप्रिटी। प्रोप्रिटी, ये मैं आपका प्रोनाउंसिएशन में आगे बताऊंगा। जैसे प्रोप्रिटी, प्रोप्रिटी उच्चारण कैसे करना है ये मैं बेसिक क्लास में बताऊंगा कि कैसे हम सी लेवल के आधार पर प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी। थ्राइव का फ्लोरिश होता है बढ़ना। थ्राइव मतलब बढ़ना। और जूम कर दिया जाए, और जूम किया जाए। चलिए, अब बताएं, अब ठीक दिखाई दे रहा है? अब भी नहीं दिख रहा है? अब दिखाई दे रहा है? आप लोग देखिए, तो ये जो 10 वर्ड है अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये आपको डेली चलेगा। ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है, अलर्ट, watchful, property, decorum, property, placid, calm, thrive, flourish, barbarian, uncivilized, humble, modest, whim, fancy, a snare, trap, diligent, industrious और novice, beginner। ये डेली आपको याद करना है। मैं आपको याद करवा दूंगा और अगले दिन कमेंट में आके आपको बताना है। मैं पूछूंगा और आपको आंसर देना है। जैसे मान लो कि आपने इसमें से याद कर लिया, जैसे इसमें से आपने याद कर लिया, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दूंगा। एक क्वेश्चन ऐसे आपके पास होगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा, यहां से आपको लिखा हुआ मिलेगा, सीधे सीधे आपको लिख दिया जाएगा बारबेरियन। आपको यहां से लिखा हुआ मिल जाएगा बारबेरियन, और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा ए बी सी डी। यहां पे लिखा हुआ रहेगा एरिड, यहां पे लिखा हुआ है ड्राई, यहां पर लिखा हुआ है साइड, और यहां पे लिखा हुआ मिल जाएगा अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मिल जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा इसमें सिनोनिम बताएं। तो आप देख के ही आप सिनोनिम कर दीजिए। देख के सिनोनिम बताइए कि सिनोनिम क्या होगा स्टूडेंट्स। पहला नंबर वर्ड जो है, इसका 10 वर्ड है, इसमें से देखिए और उसका आंसर बताइए। सिनोनिम बताना है, सिनोनिम बताना है इसको। इसका सिनोनिम क्या होगा? आंसर प्लीज, और जूम करें। चलो, अब ठीक है? हाँ, 10 बजे से क्लास होगी।
भाई अब बताओ जरा, अब ठीक दिखाई दे रहा है? तो ये जो 1 2 3 4 है, ये आपको पर डे करके आना है। ये मैं क्लास में बताऊंगा कैसे करना है और पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ये कैसे करना है, इसका क्वेश्चन मैं कैसे पूछूंगा, तो इसका जैसे याद कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस साइड से दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन होंगे और फिर आपको आंसर बताना होगा कि किसका का आंसर होना चाहिए और क्या आंसर होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं वोकैब, ये आपका डेली चलेगा। ये आप जो वोकैब देख रहे हो बच्चों, ये डेली चलेगा। देख लीजिए यहाँ 10 15 16 17 18 19 22 23। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों वोकैब, ये आपका डेली वोकैब है। ये आपका डेली वोकैबलरी आपको याद करके लाना है। ये जो वोकैबलरी आप देख रहे हैं ये डेली याद करके लाना है। तो ये तो आप सिनोनिम्स देख रहे हैं बच्चों, ये आप सिनोनिम्स देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल सिनोनिम्स है। ये जो आप बुक देख रहे हो वही सिंगल सिनोनिम्स आप देख रहे हो। इसके बाद आप देखेंगे ये जो है मल्टीपल सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होगा। जैसे ही हमारा सिंगल सिनोनिम्स खत्म होगा, सिंगल सिनोनिम्स के साथ साथ हम मल्टीपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स को देखेंगे। एंड ये मल्टीपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स है बच्चों। ये मल्टीपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अब देखिए जैसे कह रहा है अवेट, पहला वर्ड क्या कह रहा है, अवेट मतलब होता है कम होना। और सिनोनिम में कह रहा है मिटिगेट मतलब भी कम होना, लेसन मतलब भी कम होना, डिक्रीज मतलब भी कम होना, मॉडरेट मतलब भी औसतन कम होना। अब इसका जो अपोजिट वर्ड होगा एंटोनिम्स का, इंटेंसिफाई कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। इंटेंसिफाई करना मतलब, इंटेंसिफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। इंटेंसिफिकेशन मतलब विस्तार करना, एक्सप्लेनेशन मतलब विस्तार करना। तो अवेट का जो सिनोनिम्स था वो मिटिगेट है, लेसन है, डिक्रीज है, मॉडरेट है। उसका उल्टा यदि अपोजिट की बात करेंगे तो इंटेंसिफाई है, ऑगमेंट है, इंक्रीज है, एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेन करते हैं तो हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, लार्ज करते हैं। तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है ये मल्टीपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स है। और ये भी आपको जो है आपसे बताया जाएगा कि इसका हम कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे और खुद से याद कर लेंगे। आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। कैसे याद कर लेंगे खुद से, मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि ये याद होता कैसे है, इसे हम कैसे शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे। ये सारी चीजों का शॉर्ट फॉर्म बना के मैं आपको बताऊंगा, तब ये बहुत भारी नहीं लगेगा। ये मल्टीपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स है बच्चों। आई होप कि दिखाई साफ साफ दे रहा होगा। प्लीज कमेंट कर दीजिए तो दिख रहा है अच्छे से, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कमेंट प्लीज। कमेंट भाई अनूप जी, हाँ वेरी गुड। अब तो साफ दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मल्टीपल सिनोनिम है। मैंने अभी कहा पहला क्या था, सिंगल सिनोनिम्स। अभी हम लोग देख रहे हैं मल्टीपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स। ये मल्टीपल सिनोनिम्स एंटोनिम्स को भी हम लोग क्लास में ही करेंगे। आई एश्योर यू, आई प्रॉमिस यू कि हम क्लास में इसको सीखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। ये मेरी जिम्मेवारी है, आपकी एक जिम्मेवारी होगा भाई। आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए आप केवल रेगुलर क्लास कीजिएगा। ये मत सोचिए कि हम बाद में वीडियो देख लेंगे। भाई एक बात देखिए, या आप ये मत सोचिएगी कि यार इतना कम फी लग रहा है। भाई फी से कभी पढ़ाई को मत तोलिएगा। अपने परिवार की जो आशाएं हैं, अपने परिवार की जो स्थिति है, अपने परिवार को और अपने लिए पढ़िएगा। ये सोच के मत पढ़िएगा कि हमें इतना कम फी लग रहा है इसलिए पढ़ लेते हैं। फी का कभी तुलना ही नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाद में देख लेंगे वीडियो। भाई मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ को पता भी होगा या कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो देखो मैं खुद अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैंने कई चीजों, कई दोस्त को भी देखा है टालते हुए काम को टालते टालते वो लोग अभी भी रोड पे ही है, बेरोजगारी की दौड़ में। तो भाई सबसे पहला जो प्यार होना चाहिए वो अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने माता पिता के लिए होना चाहिए। और वो प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम उनसे बहुत ज्यादा क्लोज रहे। सबसे बड़ा प्यार क्या है कि उनके लिए ही सही मेहनत से पढ़ के और सरकारी नौकरी लेना है। घर पे बैठे हैं, घर पे अपने आप पे वर्क करना है। ये नहीं सोचना है कि थोड़ा सो लेते हैं, सोने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा हुआ है। कई लोग आईपीएल में टाइम बर्बाद कर देते हैं।
फिर दोबारा आएगा, हर साल आएगा, वो बेकार का समय गंवाना है। वहां पे न्यूज देखना है तो कल तो आ ही जाता है, कौन जीता कौन हार गया सब पता चल जाएगा, लेकिन ये दौड़, ये समय नहीं लौट के आएगा। तो भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने फैमिली के लिए, आप खुद के लिए पढ़ो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे साथ जब आप क्लास करना शुरू करेंगे तो ये जो प्यार है और इंटरेस्ट है, ये अंग्रेजी का जो प्यार है वो आप में जगने लगेगा। धीरे धीरे जो प्यार है वो बढ़ने लगेगा, हौले हौले प्यार होगा आपको भाषा से। लेकिन रेगुलर रहिए और क्लास में अटेंड कीजिए। बाद का वीडियो देखने से फायदा उतना नहीं मिलेगा जितना अभी आप डायरेक्ट वे में आप लाइव क्लास करेंगे। तो ये मल्टीपल सिनोनिम्स है भाई। इसके बाद मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, चलेंगे हम लोग बेसिक बताएंगे थोड़ा सा। एक बार इंट्रोडक्शन जो हो रही है तो मैं बता ही दूं कि कैसे क्या करना चाहिए। ये मल्टीपल सिनोनिम्स है बच्चों, ये मल्टीपल सिनोनिम्स है, और इतना ज्यादा और इतना है कि एग्जाम कोई भी हो, इस बुक से बाहर का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, क्योंकि ये तो आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा ना, किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। थैंक यू अनूप बाबू। इसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग पढ़े थे अनेक शब्द का एक शब्द। ध्यान से देखो भाई, अनेक शब्द का एक शब्द पढ़े थे, जिसका हिंदी में पढ़े थे कि जिसका पति मरा हो, तो याद कीजिए हम लोग कहते थे विधवा है ये। कहते थे जिसका पत्नी मरा हो, कहते थे भाई अरे ये विदूर है। जिसका माता पिता ना हो, अनाथ है। जहां पर शिव जी रहते हैं, हरिसर शिवालय, जहां पर हम लोग अध्ययन करते हैं सर, विद्यालय। याद आया? अनेक शब्द का एक शब्द, अनेक शब्द का एक शब्द बोलते थे, वही चीज है ये अनेक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जगह कर देना। बहुत सारे शब्द को एक जगह कर देने के लिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये आपको जब क्लास चलेगी तो एक साइड से दिया रहेगा, याद करवाने के बाद क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप इसमें से आंसर बताइए। तो जैसे देखिए कह रहा एबॉलिश, डू अवे विथ हॉली, या रूट आउट भी कहते हैं। रूट आउट मतलब जड़ से खत्म कर देना। एबॉलिश का मतलब होता है उन्मूलन। हम लोग याद कीजिए पढ़े थे ना, पोलियो उन्मूलन अभियान पढ़े थे, पोलियो उन्मूलन अभियान पढ़े थे। तो उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म कर देना, रूट आउट कर देना। तो कह रहा डू अवे विथ हॉली, पूरा कंप्लीट खत्म करने को एबॉलिश कहा जाता है। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ प्लेस, कहीं का अस्थायी निवासी को एबोरिजिन्स कहते हैं। एबोरिजिन्स का मतलब होता है जहां से जन्म लिए, जहां का वो अस्थायी निवासी है। फिर कह रहा है यहाँ पर देख लीजिए, लिएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंटेबल और आंसरेबल, कोई चीज का जिम्मेवार होना, अकाउंटेबल होना। हार्ड टू अंडरस्टैंड, वैसा चीज लिखा हुआ हो। मैं गाँव, देखिए अनूप बाबू मैं खुद गांव से बिलोंग करता था और आज मैं पटना में रहना हूं, लेकिन मैंने भी गांव के पेड़ के नीचे बोरा बिछा के पढ़ा। बोरा समझते हैं? उस समय सुतली का या वो जो पल्ली ये बोरा होता है जिसमें चावल उबल आता है, उस बोरा बिछा के मैंने भी पढ़ा है गांव में। हम भी गांव से ही आए हैं। ये मन से दूर कर देना है डर को कि हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। मैं खुद बिहार बोर्ड का पढ़ा लिखा हूं और आज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। तो मन से ये डर हटा लेना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अनूप भाई कि मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। मैं हर एक छोटे भाई बहन को अंग्रेजी सिखाने का वादा करता हूं, बशर्ते आप लोग मेरे साथ दें, रेगुलर वे में लाइव क्लास अटेंड करें। बाद का वीडियो देखने का मतलब है आप खुद से चोरी कर रहे हैं, आप अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आप सबसे बड़ा धोखा तो खुद अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए लाइव क्लास आपने जब परचेज किया है तो लाइव में पढ़िए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपको यदि लगेगा तो आपको मैं बता दूं, मेरा घर समस्तीपुर के प्योर गांव बेला मेघ में है, जो प्योर गांव है उस गांव से मैं आया हूं। ये मन से डर हटा लेना है और अंग्रेजी एक भाषा है, ये मन में बैठा लेना है। जैसे हम हिंदी जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, मगही जानते हैं, जो भी आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज होगा, डायलेक्ट होगा, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी सीखेंगे। हमारी भी भाषा गांव का था, जो माहौल था वहां पर, किरे की करे छई चलवा हो, हाँ नहीं हम नहीं जावा, खैबो तो खा ले,
ये हमारी भी भाषा थी, आज भी हमारी भाषा वहां का यही है, ठेठी जिसको बोलते हैं। क्या हमने डेवलप नहीं किया? क्या हमने काम नहीं किया? मैंने खुद पे काम किया और मैं जानता हूं अब मेरे भाई जितने मेरे साथ जुड़ेंगे और क्लास करेंगे वो सब काम करेंगे अपने आप पे, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, खुद के लिए और उनके लिए जो आपके लिए सोमवारी की व्रत रखती है, उनके लिए जो आपके लिए फास्टिंग रखती है, नमक नहीं खाती है कि हे भगवान अच्छा वर मिले, हे भगवान मेरे वर को यानी मेरे हस्बैंड जी को नौकरी लगा दे। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि आपके लिए भी कोई फास्टिंग रख रही होगी। है कि नहीं? सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? है कि नहीं भाई? सही बोल रहे हैं ना? तो आपके लिए सोचिए कोई फास्टिंग रख रही है। नमक का त्याग करना कोई आसान काम नहीं होता है। सोचिए जो संबंध अभी नहीं हुआ है वो आपके लिए, फ्यूचर के लिए आपके लिए फास्टिंग रख रही है, आपके लिए नमक नहीं खाती है, तो क्या आप थोड़ा सा काम नहीं कर सकते उनके लिए? आप अपने लिए थोड़ा सा काम नहीं कर सकते हैं कि हम थोड़ा पढ़ ले टाइम से? अभी आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छा कैरियर बनेगा, तो अच्छी जो है पढ़ी लिखी और अच्छी समझदार जो है मिलेगी। समझ रहे हैं ना क्या मिलेगी? उससे ज्यादा भाई मिलना तो ऐसे भी है। आप कहेंगे सर पढ़े लिखे हो या अनपढ़ सभी को शादी होती है। भाई मैं आपको बता देता हूँ, जब आप नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर आएगी और मम्मी पापा जिस समय आंसू जो निकलेंगे ना मम्मी पापा के, वो जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी होती है। ज्वाइनिंग टाइम का मुझसे पूछिए कि जो खुशी होती है उस खुशी को आप ना स्वर्ग की प्राप्ति जिसे कहते हैं ना, हम लोग नहीं जानते मरने के बाद इंसान स्वर्ग गया कि नहीं, मोक्ष की प्राप्ति हुई कि नहीं, लेकिन हम मीडियम परिवार वालों के लिए सरकारी नौकरी का मिल जाने का मतलब है मेरे माता पिता को मोक्ष मिल गया। ये मानते हैं कि नहीं आप? हम मीडियम परिवार वालों को यदि नौकरी मिल जाती है तो हम नौकरी के ले इसका मतलब माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति करा दिए, क्योंकि मोक्ष और स्वर्ग हम बाद में नहीं देखने जाएंगे, लेकिन यदि नौकरी लेके हम गार्जियन को दिखा देते हैं, दे देते हैं, तो वो जो खुशी की आंसू टपकता है ना मम्मी पापा के आंख से, वो समझिए मोक्ष की प्राप्ति मिल गया है। तो आप अपने मम्मी पापा के लिए उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेहनत कीजिए। और ये कहते हैं ना दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं। ये जो कोविड पीरियड है ना, इसमें ये साबित करके दिखा दीजिए कि दाग लगने से कुछ अच्छा है तो दाग अच्छे हैं। तुम स्कूल कोचिंग बंद करवा दियो तो कोई बात नहीं है, हम घर में पढ़ के रिजल्ट लेंगे और रिजल्ट लेके दिखा दीजिए, तब आपको सच्ची सफलता और मेहनत का बात पता चलेगा और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए अपने आप से और मम्मी पापा के लिए लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा प्लीज। बाद का क्लास करने में वो मजा नहीं है जो लाइव क्लास में। तो भाई ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को मैं आगे बताऊंगा कि कैसे याद करना है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ये सभी चीज आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा भाई। जितने भी भाई जुड़े हुए हैं और जो लोग अभी नहीं देख पा रहे उन लोगों को बता दीजिएगा कि 10 बजे से रेगुलर क्लास होगी और फुल एनर्जी के साथ होगी और पूरे स्ट्रैटेजी के साथ होगा। मेरा एक एक भाई अंग्रेजी को सीखेगा और सीखेगा ही नहीं, दौड़ेगा, फास्ट बनाएगा, रैपिड कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम में धुआं कर देगा अंग्रेजी के क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद जो आपकी याद करने के लिए मैं आपको जो सिखाऊंगा ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, देखिए ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैं एक थोड़ा सा देखो जादू भी दिखाते हैं। जादू क्या है आप में देखिए कितनी क्वालिटी है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे लास्ट वाला एक चीज देखिए, अभी 1 मिनट में आप लोग याद कर लीजिएगा। 1 मिनट में कैसे याद कर लीजिएगा ये देख लीजिए भाई। देखिए साइड का मतलब हत्या होता है, साइड का मतलब होता है हत्या। साइड का क्या मतलब होता है? मर्डर। एक बार लिख दीजिए तो कमेंट में, CIDE साइड का मतलब मर्डर। एक बार कमेंट में लिख दीजिए भाई। अनूप बाबू ये एक मोटिवेशन की चीज है। और मेहनत हम करते हैं जब हम खुद से कमा के पढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि मैंने भी तो ट्यूशन पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो इसमें कोई लाज शर्म नहीं। ये मेरे लिए मोटिवेशन के, हम लोगों के लिए मोटिवेशन की बात है कि हम वर्क करते करते पढ़ाई कर रहे हैं। ये तो एक एनर्जी की बातें हैं कि हाँ हमको कम समय मिलेगा उतना में हमको पढ़ाई करना है। जिसको खूब समय रहता है तो सो लेता है, टाइम बेकार करता है, लेकिन जो वर्क करके पढ़ता है वो ज्यादा पढ़ता है, मेहनत ज्यादा करता है।
क्योंकि उसको दिमाग में रहता है कि बाप रे इसमें स्ट्रगल है, 8 घंटा में मात्र 15,000 मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, नौकरी करेंगे तो इसी 8 घंटे का हमको मिलेगा 50,000, 1 लाख मिलेगा। अब हम कॉलेज में जाते हैं 3 घंटा के लिए, मिलता है प्रोफेसर को 1 लाख वेतन। अब सोचिए उसमें भी 6 महीना छुट्टी रहता है, रविवार छुट्टी, CL SL फलना चिल्ला का छुट्टी रहता है, लेकिन ये छुट्टी के पीछे मेहनत कितना किया गया है। तो इसलिए ये मोटिवेशन के तौर पे बिल्कुल सही है। मर्डर का स्पेलिंग MURDER मर्डर होगा, MURDER मर्डर, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको 1 मिनट में देखिए सब वर्ड याद करवा देता हूं। पापा की हत्या, यहां पर गौर से देख लीजिए, आपको यहां पर आप गौर से देख लीजिए क्या कह रहा है। मर्डर ऑफ ब्रोदर को कहते हैं फ्रैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ ब्रोदर को क्या कहते हैं? फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ब्रोदर फ्रैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ रेस जेनोसाइड। रेस मतलब होता है सामूहिक, समूह का हत्या। मर्डर ऑफ जर्म जर्मीसाइड। मर्डर ऑफ ह्यूमन होमिसाइड। मर्डर ऑफ इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों का मर्डर करेंगे तो इन्फेंटिसाइड। कीटाणु की हत्या करेंगे इंसेक्टिसाइड। मैट्रिसाइड मम्मी की हत्या। पैट्रिसाइड पिता की हत्या। रेजिसाइड राजा रानी की हत्या, ये राजा है, राजा रानी की हत्या रेजिसाइड। सोरोडिसाइड, 1 मिनट देखिए, फिर से देखिए, राजा की हत्या या रानी की हत्या को हम रेजिसाइड कहेंगे। सोरोडिसाइड सिस्टर की हत्या। सुसाइड तो जानते हैं ना, आत्महत्या, खुद की हत्या को क्या कहते हैं? सुसाइड, आत्महत्या। ऑक्जोरिसाइड पत्नी की हत्या। भर्बिसाइड बदखिलाफी करना, बेकार का शब्द बोलना। तो ये देख लीजिए, तुरंत यदि साइड की बात करें तो 1 मिनट के लिए यहां सुनिए। मैट्रिसाइड मम्मी की हत्या, ऐसे याद करा देते हैं, मैट्रिसाइड मम्मी की हत्या। पैट्रिसाइड पिता की हत्या। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या। सोरोडिसाइड सिस्टर की हत्या। रेजिसाइड राजा रानी की हत्या। होमिसाइड ह्यूमन की हत्या। ऑक्जोरिसाइड पत्नी की हत्या। ऑक्जोरिसाइड पत्नी की हत्या। इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा होता है। इन्फेंटिसाइड छोटे बच्चे की हत्या। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट का मतलब कीटाणु होता है, कीटाणु नाशक। इंसेक्टिसाइड कीटाणु की हत्या। जर्मीसाइड, जर्म का मतलब होता है जीवाणु, जर्मीसाइड जीवाणु की हत्या। आई होप कि साइड का मतलब मर्डर समझ गए होंगे। तो एक बात बताइए, तो मर्डर मम्मी की हत्या लाएगा। मर्डर ऑफ मदर को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे मैट्रिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड। मर्डर ऑफ राजा रानी रेजिसाइड। मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोडिसाइड। मर्डर ऑफ वन सेल्फ सुसाइड। मर्डर ऑफ वाइफ ऑक्जोरिसाइड। मर्डर ऑफ वर्ड के लिए करा द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड, तो करा है बेकार का वर्ड बोलना, वर्बिसाइड है। इंसेक्टिसाइड कीट पतंग कीटनाशक। इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या। होमिसाइड ह्यूमन की हत्या। जर्मिसाइड जीवाणु की हत्या। जेनोसाइड जनरल लोगों की हत्या। फ्रैट्रिसाइड भाई की हत्या। तो मर्डर का मतलब होता है साइड, हत्या। साइड मतलब हत्या। तो कहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन यदि आपसे लिखा मिल जाए मर्डर ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड, मर्डर ऑफ सिस्टर इज कॉल्ड, खाली जगह देके नीचे 4 ऑप्शन देगा। फ्रैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सोरोडिसाइड। आंसर बताइए, मर्डर ऑफ सिस्टर को क्या कहते हैं? मर्डर ऑफ सिस्टर, मर्डर ऑफ सिस्टर को क्या कहेंगे? कमेंट भाई, कमेंट कीजिए। मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोडिसाइड कैसे लिखेंगे? सोरोडिसाइड। कमेंट नहीं कर रहे हैं आप लोग, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए सोरोडिसाइड, सोरोडिसाइड कहते हैं। सोरोडिसाइड, सोरोडी सिस्टर, सिस्टर की हत्या क्या कहेंगे? सोरोडिसाइड कहेंगे। तो ये हम लोग जब रूट वर्ड पढ़ेंगे बच्चों, ये रूट वर्ड है, ये जो देख रहे हैं आप, ये रूट वर्ड है। साइड एक रूट वर्ड है और ये रूट वर्ड से इसको पढ़ लेंगे। तो आप जो ये देख रहे हैं ये था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब कहेंगे सर इसके बाद भी कुछ है। बिल्कुल है, इडियम्स एंड फ्रेज, ये वोकैब को दिखा रहे थे। ये वोकेबलरी में है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको मुहावरा कहते हैं।
जैसे कह रहा है लेडीज मैन क्या होता है, तो इश्कबाज होता है। लेडीज मैन मतलब इश्कबाज होता है, मौगा होता है। तो अगर मैं कहते हैं जो औरत के बीच में घुसा रहता है, कहता है रविया लेडीज मैन है, मतलब रविया जो है वो मौगियों के साथ, मौगी समझते हैं औरत, मौगा वर्ड एक गाली भी है, देहाती वर्ड है। तो लेडीज मैन का मतलब होता है लवर ऑफ वुमेन काइंड, वह लड़का जो 2 4 10 को गर्लफ्रेंड रखता है उसको हम लेडीज मैन कहेंगे। क्या कहेंगे? लेडीज मैन कहेंगे। रवि इज अ लेडीज मैन, रवि इज अ लेडीज मैन, रवि एक लेडीज मैन है। तो लेडीज मैन मतलब क्या है? अरे हम लोग क्या कहते हैं उसको, लफुआ जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लफुआ। नहीं दिखते हैं? मान लो कि गांव में है 1 2 दोस्ती, भैया के ससुराल में 1 2 है, 1 आध 2 कोचिंग में व्यवस्था है, 1 आध 2 जो है फेसबुक पे व्यवस्था है। तो ऐसे लड़कों को हम लेडीज मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेडीज मैन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लेडीज मैन कहते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देखिए ये सब जो इडियम्स फ्रेज है इसको मुहावरा बोलते हैं। जैसे करा एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, जैसे करा लेडीज मैन, यहाँ देखिए था ना लेडीज मैन, कहाँ है? यहाँ देखिए, और लेडीज मैन है यहाँ देखिए। और लवर ऑफ वुमेन कंपनी, 1 2 से नहीं, पूरा कंपनी से। इसको हिंदी में कहते हैं इश्कबाज। नहीं देखो गाली होते तो कहते बड़ा छोड़ा इश्कबाज है। इश्कबाज का मतलब क्या? 1 2 से जहां गया चक्कर लगा तो वहां चक्कर अपना बैठा लिया, तो जहां जहां गया, जहां जहां मौका मिला वहां चौका मारने लगा। ऐसे लोग को हम कहते हैं लेडीज मैन। क्या कहते हैं? लेडीज मैन। याद हो गया? अब आई होप की बात तो नहीं भूलिएगा कि लेडीज मैन, ऐसे हमको पता है आप लोग लेडीज मैन नहीं है, आप लोग जेंटलमैन है। जैसे कह रहा है रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है? देखिए रेड लेटर डे 15 अगस्त हम लोगों के लिए रेड लेटर डे है। ये सब पढ़ेंगे, मुहावरा है। रेड लेटर डे का मतलब होता है शुभ दिन, ऑस्पिशियस दिन, इंपोर्टेंट दिन। तब 15th अगस्त इज रेड लेटर डे फॉर अस, हम लोगों के लिए 15 अगस्त एक रेड लेटर डे है। मान लो किसी की शादी हुआ है, एनिवर्सरी का डेट उसके लिए रेड लेटर डे है। अब किसी की ज्वाइनिंग जिस दिन हुआ है या किसी का फाइनल रिजल्ट जिस दिन आ गया, तो फाइनल रिजल्ट वाला जो दिन है उसके लिए रेड लेटर डे है कि नहीं? किसी को किसी लड़की से पहली बार मुलाकात हुआ या पहली बार प्रपोज किया और एक्सेप्ट हो गया, उसके लिए वो रेड लेटर डे है। रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया? रेड लेटर डे का क्या मतलब हो गया? इम्पोर्टेंट डे। ये सारी चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आपको याद करवाया जाएगा, बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे। ये सभी मुहावरे आपको याद करना, अल्फाबेट पर सजाया हुआ है। ये सभी आप, ये वोकैब आप सेशन देख रहे हैं बच्चों, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये वोकैब सेशन की चीजें हैं और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस है। आप कहेंगे सर हम चाहते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास से थोड़ा बहुत पढ़ा देते, 10-20 पेज दे देते। नहीं, पढ़ाएंगे तो बेसिक टू एडवांस पढ़ाएंगे ताकि आप रिजल्ट दे और अन्य दोस्तों से ये कहे कि नहीं ज्वाइन करना है। यदि टच द स्काई विथ भारती सर, आसमान छूना है तो भारती सर का साथ देना होगा और भारती सर के साथ आसमान को छुएंगे। इसलिए मैंने पूरा पीडीएफ की बात करा कि जो भी पीडीएफ है कंप्लीट दूंगा ताकि आप अपना रिजल्ट बना सके। भाई ये देखिए, ये जितना दिख रहा है 500, 10, 11, 12 जितना दिख रहा है, देखिए अभी अल्फाबेट चल ही रहा है, देखिए अभी अल्फाबेट चल ही रहा है। 70 ये इडियम्स एंड फ्रेज आपको दी जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो आपसे बन पाए। क्या ये खत्म हो गया? नहीं, यहाँ देखिए इसके बाद मिस स्पेल्ड वर्ड आता है। क्या आता है? कि करेक्ट स्पेलिंग छांटिए। यहाँ देखिए इसमें कहता है कि करेक्ट छांट के बताइए। एसेसरी, एडवेंचरस, करा एडवांटेजियस, एथलीट, एकोमोडेट। एक देखिए यहाँ 4 वर्ड दिया रहेगा, कहेगा एगो इसमें से करेक्ट छांट के बताइए। क्या कहता है? एक करेक्ट बताने के लिए कहता है। तो ये जो है ये स्पेल्ड वर्ड है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड छांटना है। ये सभी वोकेबलरी के बुक में अवेलेबल होगा और ये आपको बताया जाएगा कि कैसे इसमें से छांटा जाता है। एसेसरी का स्पेलिंग कैसे करेंगे, एप्रोप्रिएट का स्पेलिंग, एब्रिविएट का स्पेलिंग, ये सारा आर्किटेक्चर, एक्नॉलेज, ये 4 दिया रहेगा, इसमें से एक सही छांटना रहेगा। ये देखिए प्रैक्टिस सेट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ आ गया ना आंसर,
सहायक होता है। ससरी का आंसर डी दिया हुआ है। ये देखिए, ये आंसर आपको दिया हुआ है। देखिए, ये सारे वोकेबलरी आपको करवाई जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वोकैब सेशन था। इसके बाद भी आपको अवेलेबल क्या है वो देखिए, ये आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है, कहीं से कोताही नहीं बरती गई है कम करके, ऐसा नहीं। अब यहां पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा बच्चों, ये बहुत VVI है। फ्रेजल वर्ब, इसका प्रयोग हम क्लोज टेस्ट में करते हैं। जैसे अवॉइड बाय हमेशा लेता है, हमेशा क्या लेता है? अवॉइड बाय लेता है, फैसले का पालन करना। एक्यूज ऑफ लेता है। यहां पर देखिए भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए, मैंने कहा एक्यूज्ड क्या लेता है? ऑफ लेता है, ठीक है। एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, राकेश is accused for stealing my pen। अब आपको यहां पर ऐसा लिखा रहेगा A, B, C और यहां लिखा रहेगा नो एरर, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए क्या गलती है। कमेंट करके जल्दी से बताइए तो इसमें क्या गलत है। अभी हमने पढ़ा है एक्यूज के साथ ऑफ लगता है, यहां हमने क्या पढ़ा है? एक्यूज के साथ क्या लगता है? ऑफ लगता है। इस क्वेश्चन को पढ़िए, गलती खोजना है। कमेंट कीजिए जल्दी से, कमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। एक्यूज अपने साथ ऑफ लेता है। एक क्वेश्चन लिया हुआ, राकेश इज एक्यूज्ड ऑफ, राकेश इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई पेन। राकेश मेरे कलम चुराने का आरोपी है, तो यहां क्या होगा? हाँ बिल्कुल, तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी। फोर के जगह पर ऑफ होगा। फोर के जगह पर क्या होगा? फोर के जगह पर क्या होगा? ऑफ होगा, क्योंकि एक्यूज क्या लेता है? ऑफ लेता है। एक्यूज क्या लेता है? ऑफ लेता है। तो इस तरह से कॉमन एरर भी बना लेंगे। ये जो आप फ्रेजल वर्ब देख रहे हैं, इससे फ्रोजल वर्ब से आप क्या क्या बना सकते हैं? क्लोज टेस्ट बना सकते हैं, कॉमन एरर बना सकते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स बना सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना सकते हैं, इसके साथ साथ PQRS भी बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका यूज करना है और कैसे एग्जाम का क्वेश्चन बनाना है। एग्जाम का एक एक क्वेश्चन आप बना पाएंगे। चलिए, तो ये था आपका वोकैब सेशन, ये टोटल वोकेबलरी था। मैं आपको वोकेबलरी के बाद, चूंकि आज मुझे इंट्रोडक्शन में ये बता देना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगा और कौन कौन से बुक आपको कैसे करवाई जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद आप देखिए, आपको कॉमन एरर का, जैसे नाउन समाप्त होने के बाद, नाउन जैसे मान लीजिए खत्म हो गया, जैसे नाउन चैप्टर एंड होगा, तो देखिए नाउन का कॉमन एरर करवाई जाएगी। जैसे जो चैप्टर आपको पढ़ाएंगे कि नाउन चैप्टर पढ़ाया जाएगा कि भाई देखो, नाउन में पढ़ाएंगे कि देखो पोएट्रीज नहीं होता है, ये नाउन में पढ़ाएंगे कि पोएट्रीज नहीं पोएट्री होता है, तो आपसे कॉमन एरर बनवाया जाएगा इस तरह से। यदि दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बढ़ा दिया जाए। देखिए, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर नो पोएट्रीज इन माई बुक, दैट हाउस इज बिल्ट अप स्टोन्स एंड, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कॉमन एरर आपसे बनवाई जाएगी। नाउन जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो ये प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये सारी चीज आपको पहले पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद आप कॉमन एरर का क्वेश्चन बनाएंगे नाउन चैप्टर का। ये सभी PDF अवेलेबल होगा। नाउन चैप्टर में आपको 110 कॉमन एरर पहले बनाएंगे, 115 क्वेश्चन नाउन कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद 115 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद कोई भी एग्जाम का कोई भी बुक बना लेंगे, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगी।
फिर जैसे प्रोनाउन चैप्टर शुरू होगा तो प्रोनाउन का आपको कॉमन एरर मिलेगा, प्रोनाउन खत्म हो जाएगा फिर एडजेक्टिव शुरू होगा तो एडजेक्टिव से कॉमन एरर मिलेगा। देखिए कॉमन एरर फ्रॉम एडजेक्टिव एंड आर्टिकल एंड डिग्री से मिलेगा। तो ये कॉमन एरर की बुक भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, ये पीडीएफ इसको अवेलेबल हो जाएगा। एडजेक्टिव का देखिए वर्ब चैप्टर से कॉमन एरर है। अब इस वर्ब चैप्टर में देखिए सिंटैक्स, क्वेश्चन टैग, टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल का क्वेश्चन मिलेगा। ये कॉमन एरर आपको करवाई जाएगी प्रत्येक चैप्टर वाइज। चैप्टर खत्म होते ही आपका कॉमन एरर होगा। देखिए एडजेक्टिव, वर्ब, वर्ब के बाद देखिए एडवर्ब, एडवर्ब और रिमूव टू के बाद देखिए आपका कॉमन एरर होगा किससे, ये देखिए कॉमन एरर फ्रॉम प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का कॉमन एरर करेंगे। उसके बाद आप देखिए फिर से कंजंक्शन का करेंगे, कॉमन एरर फ्रॉम कंजंक्शन। देखिए फिर भी किसी को देखिए मिसलेनियस कॉमन एरर करवाया जाएगा। 1997 से लेकर 2011 तक का इसमें क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन आपको करवाई जाएगी ताकि आप में एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। देखिए ये देखिए क्वेश्चन चैप्टर वाइज होने के बाद भी आपसे क्वेश्चन करवाई जाएगी लगभग 500। देखिए ये इतना प्रैक्टिस करेंगे आप, 400 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मिसलेनियस करवाया जाएगा ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो पाए और अच्छे से सारा क्वेश्चन आप कॉमन एरर का सॉल्व कर सके। इसके बाद देखिए रीजन किसी को भी दिक्कत होगा, नहीं लिख पाएंगे तो वो यहाँ से लिख के देख सकते हैं, सॉल्यूशन अवेलेबल होगा। मान लो कि आपको यहाँ लिखाया गया और आप लिखने में सक्षम नहीं है, दिक्कतें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क इश्यू आ गया, घबराना नहीं है, आई एम विथ यू। आपके पास ये अवेलेबल होगा पीडीएफ के रूप में। यदि आपसे छूट जाएगा तो यहाँ पर आपको मैं दे दिया हूँ, देखिए लिखा हुआ मिल जाएगा कि किसके जगह क्या होगा। लेकिन क्लास लाइव करने का एक अलग मजा होता है। ये अवेलेबल तो मान लो किताब में भी ये चीजें रहती है, लेकिन जिस समय सॉल्यूशन कराया जाएगा उस समय खुद से क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कॉमन एरर का बुक एक मिलेगी। फिर आप इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आपको देखिए एक बुक मिलेगा, ये देखिए पैसेज। ये जानना जरूरी है बच्चों कि स्ट्रेटजी क्या होगी और क्या क्या पढ़ाई होगा। गौर से देखिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिनट, यहां देखिए ये जो पैसेज है ये शॉर्ट पैसेज होगा, पैसेज टाइप 1 शॉर्ट पैसेज होगा। एसएससी बैंक के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए ये पैसेज जो है शॉर्ट पैसेज के बाद, ये पैसेज के बाद आपका शॉर्ट पैसेज प्रैक्टिस होगी। फिर इसके बाद लॉन्ग पैसेज होगा आपका। देखिए ये शॉर्ट पैसेज है। शॉर्ट पैसेज होने के बाद यहां से देखेंगे आपका लॉन्ग पैसेज शुरू हो जाएगा। यहां देखिए पैसेज टाइप 4 2 बैंक पीओ कलर के लिए लंबे लंबे पैसेज आते हैं, तो ये पैसेज आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। पैसेज ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ देखिए कॉमन एरर के बाद पैसेज के साथ फिर क्या होगा, क्लोज टेस्ट आता है। देखिए क्लोज टेस्ट, ये देखिए इसे, इसको हम पैसेज की तरह ही क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे क्लोज टेस्ट कहते हैं। देखिए अब जानते हैं क्लोज टेस्ट क्या होता है। एक कहानी दिया रहता है, उसमें 10 खाली जगह होता है। एक कहानी का 10 खाली जगह होता है। कहता है इस कहानी को आप ना पूरा कीजिए, और यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ रहता है, कह रहा ना, we all are short sighted and very often see but one side of dash matter, the matter, any matter, a matter, no word required। तो यहाँ पर इसमें भरना है। कहते हैं ना कि कोई भी, हम सभी लोग पक्षपाती हैं, किसी भी चीज के एक साइड को ही हम देख पाते हैं, एक तरफा देखते हैं हम लोग। तो उसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज करना है कि एक साइड के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो इसे हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसे हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे कम समय में बना सकते हैं। क्लोज टेस्ट के बाद देखिए बच्चों, ये क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस होगी। फिर आपको देखिए क्लोज टेस्ट के बाद आपका करवाया जाएगा, ये सारा चीज देखना जरूरी है। इसलिए
देखिए इसको हम फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं बच्चों। देखिए सेंटेंस फिलर बोलते हैं। मॉडल 1 कराया द फ्लैश ऑफ द टॉर्च डैश ऑफ कोबरा। ये बात देखिए, एक्सपोज, डिस्क्लोज, डिस्प्ले, रिवील, सब का मतलब होता है उजागर करना। लेकिन अंधेरे में जब हम कोई टॉर्च बार के दिखाते हैं तो क्या करते हैं, जब हम पर्दा पे कोई चीज को दिखाते हैं अंधेरा में तो डिस्प्ले कहलाता है। जैसे आप मोबाइल वाला जो देखते हैं वो डिस्प्ले है, वहां पर डिस्प्ले वर्ड यूज होता है। या आप सिनेमा घर में जाते हैं अंधेरा में, पीछे से फोकस ऊपर दिया जाता है तो डिस्प्ले करके शीशा पे दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ करा है कि मोबाइल, यहाँ टॉर्च बार कर कोबरा दिखा, टॉर्च बारने वाले लाइट को हम क्या कहेंगे ये सीखेंगे आगे। यहाँ चारों का मतलब है उजागर करना, दिखाना, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज करेंगे तो टॉर्च के लाइट को हम क्या कहते हैं वो सीखेंगे। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों। ये फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको प्रैक्टिस और सीखना होगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा, बनाना सिखाया जाएगा। PQRS को देखिए, इसे सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं, इसे सेंटेंस अरेंजमेंट कहते हैं। और ये ट्रिक से आपको बताई जाएगी कि किसके बाद क्या होगा। जैसे यहाँ पर आपको स्पेशली बता दिया जाएगा कि किसके साथ क्या लगता है, आपको पता हो जाएगा कि इफेक्ट के साथ ना ऑन का प्रयोग होता है। इफेक्ट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। अब यहाँ पर ऑन मौजूद है, यहाँ पर इफेक्ट मौजूद है, यानी सबसे अंत में कौन आएगा, सबसे अंत में आर आएगा। तो आर सबसे अंत में कितने जगह पे है, तो आर सबसे अंत में एक ही जगह पे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक से बताया जाएगा, ये सब चीजें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे चीजें तो देख रहे हैं, ये ट्रिक से बताया जाएगा। चाहे एक चीज आपको हम यहाँ दिखाते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। एक गाना आप जानते हैं ना, एक गाना आप जानते हैं ना, यह तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। तो अब गाना जब सुने हैं तो सच है कि, तो ये आपको ये भी तो जानते होंगे कि ट्रू जो है, ये जो ट्रू है इसके साथ क्या लगता है, ट्रू जो है इसके साथ क्या लगता है। यहां देखिए, ये ट्रू के साथ दैट का यूज होता है। सच है कि, तो दैट मतलब कि और ट्रू मतलब सच, तो ट्रू के बाद दैट का प्रयोग होगा। तो शुरू किससे करेंगे, शुरू किससे करेंगे, आर से करेंगे शुरू। तो आर से शुरू कितने जगह पे है, दो जगह पे, ए में और किस में, ए में है और किस में है, सी में है। तो ये सब हम ट्रिक से आगे सीख लेंगे। आगे फिर एक चीज यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए बॉर्न जो है अपने साथ टू लेता है, बॉर्न क्या लेता है, टू लेता है। तो यहाँ पर बॉर्न टू लिया तो यहाँ भी क्या लेगा, टू लेगा। तो ये यानी कि क्यू के तुरंत बाद एस होना चाहिए, क्यू के तुरंत बाद एस, इस दोनों में खोज के देखिए कहाँ है, क्यू के तुरंत बाद एस कहाँ है, ए में है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे जो पढ़ेंगे ना वो ट्रिक से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें हम लोग आगे ट्रिक से पढ़ेंगे। और ये सब क्वेश्चन आप बिना हिंदी किए बना लेंगे। आई एश्योर यू, मैं प्रॉमिस करता हूं बिना हिंदी का ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस रेगुलरिटी मेंटेन करना है और साथ देना है रेगुलर रहने में। ये जितने आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारा का सारा प्रैक्टिस आपको बुक्स दिए जाएंगे और प्रैक्टिस करवाया जाएगा। ये PQRS है, ये सारे के सारे PQRS है। अब यहाँ पर देखिए अरेंजमेंट बैंकिंग के लिए है, बैंकिंग अभी SBI का फॉर्म आया हुआ है, क्लर्क का अभी 5000 प्लस जो है वैकेंसी आई है। ये बैंकिंग का अरेंजमेंट है। देखिए बैंकिंग में एक सेंटेंस देके पूछा जाता है, पहला कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, और एक क्वेश्चन एगो समझ जाएंगे तो पूरे 5 नंबर आपके हाथ में होगा। ये सब प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपको। तो ये 3 बुक जो आपको दी जाएगी इससे आपको प्रैक्टिस करना है, इससे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और ये प्रैक्टिस क्लास में ही करवाई जाएगी और सिखाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 बुक का PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा, पैसेज का, कॉमन एरर का और किसका है, ये देखिए सिलेबस, द लाइट ऑफ कॉमन एरर, द लाइट ऑफ पैसेज, द लाइट ऑफ वोकेबलरी का PDF आप लोगों को दी जाएगी। अब हम लोग बेसिक चीजों को समझते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन कैसे बनता है। चलिए
अब मैं आपको कुछ बेहतरीन चीजें दिखाने वाला हूं, गौर से देखिए। कुछ बेहतरीन चीजें आप गौर से देखेंगे, कुछ बेहतरीन चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूं। देखिए, चलिए, यहां पे आप एक चीज सीखेंगे। मैंने अभी भी कहा कि बेसिक जो चीजें हैं वो शुरू कर दूं, उससे पहले बेसिक शुरू तो मैं करूंगा कल मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उससे पहले मैं एक छोटा सा जादू दिखाना चाह रहा हूं। जादू कहने का सिर्फ रैपिड कॉन्सेप्ट क्या होता है, रैपिड कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि रैपिड कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, मैं एक रैपिड कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रैपिड कॉन्सेप्ट। अच्छा, ब्लैक है क्या ये? ओके, चलिए बच्चों, अब मैं यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से दिखाना चाहूंगा। देखिए, रैपिड कॉन्सेप्ट, रैपिड कॉन्सेप्ट, और इसके मदद से आप बहुत इजी वे में किसी भी क्वेश्चन को कम समय में बना लेंगे। इसके मदद से किसी भी क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप कैसे बनाएंगे, जिससे कि किसी वाक्य में जैसे ही आपको दिखाई दे, जैसे ही किसी वाक्य में आपको दिखाई दे बच्चों, LET, लेट दिखाई दे। क्या दिखाई दे? लेट। तो लेट के बाद जो है हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद हम वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म का यूज करते हैं। ये याद रखना है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और वर्ब अपने पहले रूप में होता है, वर्ब अपने पहले रूप में होता है, ये याद रखना है। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया जाए कि लेट मी कुकिंग फूड फॉर राखी। कह रहा है मुझे राखी के लिए खाना बनाने दिया जाए, मुझे राखी के लिए खाना बनाने दिया जाए। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है, यहां पर आपके पास ऑप्शन है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें एरर बताइए तो क्या होगा आंसर। कमेंट में कीजिए कि आंसर क्या होगा बच्चों। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और उसके बाद V1 आता है, वर्ब का पहला रूप आता है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां आंसर क्या होगा। कमेंट प्लीज, जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। भाई लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, लेट के बाद वर्ब हमेशा पहले फॉर्म में आता है। ING वाला जो है ये V4 है। वेरी गुड पंकज, वेरी गुड। जल्दी जल्दी देखिए, आंसर कमेंट कीजिए और लोग। आप कमेंट कर सकते हैं, आप सभी को पता है आंसर, बिल्कुल सही है। अतुल सही है, वेरी गुड अतुल, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दीजिए, जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट हियर। भाई लोग जल्दी से आंसर दीजिए। केवल 4 लोग आंसर दिए हैं, क्या 4 ही लोग देख रहे हैं? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए भाई। वही कमेंट कीजिए, कमेंट से एक एनर्जी मिलती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है,
मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफें, मुसाफिर को ठोकरों से होती हैं तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही तो एक मुसाफिर को चलना सिखाती है, लेकिन ठोकरें ही तो एक मुसाफिर को चलना सिखाती हैं। बच्चों बहुत बढ़िया, बच्चा आ रहा आंसर, कुकिंग के जगह कुक यानी B1 आ रहा है, सही आंसर। मैंने अभी क्या कहा, समा परवाने को चलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफें, मुसाफिरों को ठोकरों से होती है तकलीफें, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती हैं, लेकिन ठोकरें ही एक मुसाफिर को चलना सिखाती है। यानी कि एक प्रैक्टिस ही है जो आपको क्वेश्चन बनाना सिखाती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, केवल थ्योरी पढ़ लेंगे तो आंसर आपसे एग्जाम में जाके फ्लॉप हो जाएगा, माइंड फ्यूज हो जाएगा। अचानक वो बल्ब जलाएंगे और वो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। जलाने से पहले घर पे जलाना होगा, क्लास में जलाना होगा, तब बल्ब वहां भी जलेगा। ये माइंड में भी बल्ब है, इस माइंड में भी फ्यूज लगा हुआ है, तो ये माइंड का जो है सारा फ्यूज वहां ऑफ हो जाएगा एग्जाम में यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिल्कुल सही आंसर है, बिग से ही हम स्ट्रांग होंगे भाई। यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आया है बी आया है और बिल्कुल सही आंसर है। कुकिंग के जगह, क्योंकि कुकिंग क्या है, B4 है, के जगह क्या होगा, कुक होगा, यानी B1 होगा। क्या होगा, B1 होगा, क्योंकि अभी बताया गया है लेट के बाद B1 का प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन ये कॉमन एरर का था, क्वेश्चन ये क्या था, कॉमन एरर का। मैं एक क्वेश्चन पुनः फिर दे रहा हूं, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, गौर से देखिए। लेट डांस विद मी, उसे मेरे साथ नाचने दो, कह रहा उसे मेरे साथ नाचने दो। ऑप्शन ए में कह रहा है ही, ऑप्शन बी में कह रहा है हीज, ऑप्शन सी में कह रहा है हिम, ऑप्शन डी में कह रहा है आई। कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है भाई, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। यदि आपको दिक्कत है तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यानी आई का आई बाय मी होता है, तो उसी तरह ही का ही, हिज और हिम होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। अब बताइए ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट अतुल बाबू, वेरी गुड। बिल्कुल सही है पारस, वेरी गुड। अनिरुद्ध वेरी गुड। पारस सी आंसर, बिल्कुल वेरी गुड, करेक्ट है। हाँ हिम या हर होगा, बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिव केस का आंसर होगा। चूंकि यहाँ हर अवेलेबल नहीं है, हम ऑप्शन में देखेंगे और ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव केस खोजेंगे। ये जो है ये सब्जेक्टिव केस है, ये क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, पजेसिव केस है। ये भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो बच क्या गया, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। यानी आंसर जो आप लोगों का आया है वो एकदम सही आंसर आया है, आंसर सी है। क्या क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या था, सब्जेक्टिव केस। ये क्या था, पजेसिव केस। ये क्या था, सब्जेक्टिव केस। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। लक्ष्मण कुमार गुड मॉर्निंग। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से तीसरा नंबर का देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछ देगा आपसे और क्वेश्चन का नाम होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन कह रहा है let we spoke English. Let me speak English. आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, और
अस स्पोक, ऑप्शन दे रहा है अस स्पोक, बी में दे रहा है अस स्पीक, सी में दे रहा है बी स्पीक, और डी में दे रहा है नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूव, नो इम्प्रूवमेंट। आंसर बताइए क्या होगा? दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? कमेंट फास्ट प्लीज, कमेंट फास्ट प्लीज। क्या होगा आंसर? वेरी गुड अनिरुद्ध बाबू, वेरी गुड। पारस वेरी गुड, अनिरुद्ध वेरी गुड, अतुल वेरी गुड, लेटेस्ट स्पीक इंग्लिश पंकज वेरी गुड, शक्ति वेरी गुड, वेरी गुड, जितेंद्र जी वेरी गुड। जितेंद्र ए नहीं होगा भाई, स्पोक V2 है। हमने कहा है लेट वर्ड आते ही हमने आपसे क्या कहा है? हमने आपसे कहा है कि जैसे ही किसी वाक्य में लेट दिखाई दे, जैसे ही किसी वाक्य में लेट दिखाई दे तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, और वर्ब हमेशा पहले फॉर्म में होगा। वर्ब हमेशा रूट वर्ड यानी V1 में होगा, तो यहाँ पर वर्ब 1 लगाना है। आंसर जो है क्या होगा? और लोग हैं जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए, हमारा आंसर जो है लेटेस्ट स्पीक होगा, लेटेस्ट स्पीक इंग्लिश, लेटेस्ट स्पीक इंग्लिश, क्योंकि लेट के बाद क्या आता है? V1 आता है। तो हम लोग रैपिड कॉन्सेप्ट में ये सब चीज को सीखेंगे। इसको किस में सीखेंगे? रैपिड कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। इसे हम कहाँ सीखेंगे? रैपिड कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक चीज बताते हैं आपसे। आपके मन में एक सवाल आया है कि सर आपने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि ट्रांसलेशन भी बताएंगे, और वो ट्रांसलेशन एग्जाम में कैसे काम करेगा। तो आपका होमवर्क के साथ साथ क्वेश्चन भी अभी मैं दे रहा हूँ, गौर से देखिए। आपका जो ट्रांसलेशन शुरू होगा, ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर दी जाएगी, वो इस प्रकार होगा। जैसे मान लो एक ट्रांसलेशन आपको ऐसा दिया हुआ है, पहला तो सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा और ऐसा रहेगा बिगन, इसके बाद टू लगा रहेगा और उसके बाद V1 आएगा और ऑब्जेक्ट होगा। ये याद रखना है कि बिगन के बाद हमेशा 2 + V1 लगता है। बिगन के बाद हमेशा क्या लगता है? 2 + V1 लगता है। बिगन के जगह स्टार्टेड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब आपके पास एकदम क्वेश्चन एक पहला रहेगा, रवि आम खाने लगा, इस तरह का स्ट्रक्चर देंगे। रवि आम खाने लगा, तो इसका हम बनाएंगे रवि बिगन टू ईट अ मैंगो। रवि आम खाने लगा का क्या बनेगा? रवि बिगन टू ईट अ मैंगो, रवि बिगन टू ईट अ मैंगो। अच्छा, दूसरा यदि क्वेश्चन यदि आपके पास अवेलेबल हो बी में और लिखा हो मधु अंग्रेजी बोलने लगी, इसका अंग्रेजी क्या होगा? मधु अंग्रेजी बोलने लगी, इसका अंग्रेजी क्या होगा? कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या होगा अंग्रेजी? बिगन के बाद हमेशा भी 2 + V1 आएगा। वेरी गुड। मधु बिगन टू स्पीक इंग्लिश, सही है। मधु बिगन टू स्पीक इंग्लिश, मधु बिगन टू स्पीक इंग्लिश, सही है। शक्ति कुमार वेरी गुड, सही है। मधु बिगन टू स्पीक इंग्लिश, स्टार्टेड टू स्पीक इंग्लिश भी सही है। हाँ, यहाँ बिगन के जगह आप स्टार्टेड भी लिख सकते थे, स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मधु बिगन टू स्पीक इंग्लिश सही है। अब आप ये देखेंगे कि सर आप एग्जाम में कहे क्वेश्चन आएगा कैसे, तो आपका आंसर सही है। मधु बिगन
टू स्पीक इंग्लिश। ये आपने जो ट्रांसलेशन बनाया वो सही है, ये आपका ट्रांसलेशन एकदम सही है। चलिए, ये ट्रांसलेशन तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन एग्जाम का क्वेश्चन यदि आ जाए तब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन देखिए एग्जाम का आ रहा है, यहाँ पे मैं एग्जाम का क्वेश्चन दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान से देखना है। राधा began of dancing on the stage। राधा मंच पर नाचने लगी, राधा मंच पर नाचने लगी, राधा मंच पर नाचने लगी, राधा मंच पर नाचने लगी। आंसर बताइए, ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है। राधा मंच पर नाचने लगी, ये आंसर इसका बताना है। राधा मंच पर नाचने लगी, जल्दी से आंसर बताइए। कॉमन एरर है ये, एरर फाइंड आउट कीजिए, एरर फाइंड आउट करके बताइए कहां पे एरर है। बिल्कुल बी में एरर है, जितेंद्र बी में एरर है, बी में एरर है। बी में क्या होना चाहिए? ऑफ डांसिंग के जगह पे। यहाँ देखिए बिगन जो है, बिगन जो है, ये बिगन अपने साथ क्या लेता है? बिगन अपने साथ 2 + V1 लेता है, बिगन अपने साथ 2 + V1 लेता है। अब यहाँ पर आपके पास लिखा है राधा बिगन ऑफ डांसिंग, तो ऑफ डांसिंग सही है क्या? नहीं सही है, बिल्कुल सही है अनिरुद्ध का आंसर। ऑफ डांसिंग के जगह क्या होना चाहिए? टू डांस होगा। क्या होगा? टू डांस होगा, क्योंकि बिगन के साथ जो है टू का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा? राधा बिगन टू डांस ऑन द स्टेज, राधा मंच पर नाचने लगी। तो ये कॉमन एरर था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इसी से आप देखेंगे क्वेश्चन दूसरा जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स नाम से। क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है। अरे चाहिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन देखना है। भारती सर बिगन इंग्लिश। भारती सर बिगन इंग्लिश। अब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा। ए में अवेलेबल है टीच, बी में अवेलेबल है टीचिंग, सी में अवेलेबल है टू टीच, और डी में अवेलेबल है टीचेज। और आपसे पूछा जा रहा है कि आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सी आंसर आ रहा है, और करेक्ट ही आ रहा है आंसर सी। बिल्कुल आशुतोष वेरी गुड, जितेंद्र वेरी गुड। तो देखिए इसके साथ साथ अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया, कल मैंने कहा बेसिक कल बताऊंगा। ये रैपिड कॉन्सेप्ट और ट्रांसलेशन जो है आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में 4 चांद लगा देगा। रैपिड कॉन्सेप्ट और ट्रांसलेशन भी आपको बताया जाएगा। तो एक तो ट्रांसलेशन आप बनाना सीख ही जाएंगे, इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। इससे देखिए ट्रांसलेशन है, आपके मन में आया होगा कि बच्चा की तरह ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपका ट्रांसलेशन कॉम्पिटिटिव ट्रांसलेशन होगा। आपका ट्रांसलेशन तो सीखेंगे ही, इससे ये देखना भी होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। ये जो आपका ट्रांसलेशन है वो कोई बेसिक ट्रांसलेशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन कंपटीशन में काम आने वाला ट्रांसलेशन है। तो आंसर लगभग लोगों का सही आ गया है, आंसर यहाँ सी होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ से दिखा दूं, एक क्वेश्चन यहाँ से यदि आपको और आ जाए और क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन क्या करा है, माई फ्रेंड बिगन फॉर कुकिंग फूड फॉर मी। मेरा दोस्त मेरे लिए खाना बनाने लगा, मेरा दोस्त मेरे लिए खाना बनाने लगा। क्वेश्चन को गौर से देखिए, कह रहा है मेरा दोस्त मेरे लिए खाना बनाने लगा, और यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पे क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। करा कि बताए कि इस अंडरलाइन के जगह पर क्या होगा। करा इस अंडरलाइन के जगह पर आपको बताना है कि आंसर क्या होगा, और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ए में अवेलेबल है 2 cooks, बी में अवेलेबल है 2 cooked, सी में अवेलेबल है 2 cooks, और डी में लिखा हुआ है नो इम्प्रूवमेंट। ध्यान से देखिए, एक ही कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन कॉमन एरर का आ गया पहला, दूसरा क्वेश्चन फिलर का आ गया, तीसरा क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का आ रहा है। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन किससे है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। अब आपको बताना है आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है जितेंद्र, वेरी गुड। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा बाबू, आंसर ए जिनका आ रहा है वो सही है। आंसर ए जिन लोगों का आ रहा है वो सही है। तो आंसर यहाँ क्या कर रहा है, माई फ्रेंड बिगन टू कुक होगा फूड फॉर मी। मेरा दोस्त मेरे लिए खाना बनाने लगा, मेरा दोस्त मेरे लिए खाना बनाने लगा। बिल्कुल सही है लक्ष्मण। तो ये जो आप देख रहे हो भाई ट्रांसलेशन है, लेकिन ट्रांसलेशन से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा। कॉमन एरर बन सकता है, फिलर बन सकता है, इंप्रूवमेंट बन सकता है। आपको बस ये याद रखना है कि बिगन के बाद या स्टार्टेड के बाद 2+V1 आता है। हालांकि आगे मैं पढ़ाऊंगा कि यदि 2+V1 ना हो तो डायरेक्ट B4 भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट जिरंड लगाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आगे। B4 यानी जिरंड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था ट्रांसलेशन था। आप लोग इस स्ट्रक्चर को स्क्रीनशॉट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, इसमें आप कॉपी में उतार लेंगे। कल आते ही मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे हिंदी में बोलूंगा और आप कमेंट कीजिएगा। जैसे भारती सर हंसने लगे, कमेंट कीजिए तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, ट्रांसलेट कीजिए तो भारती सर हंसने लगे। कमेंट कीजिए भारती सर हंसने लगे, क्या बनेगा, भारती सर बिगन टू लाफ। कमेंट प्लीज, कमेंट कीजिए भारती सर हंसने लगे। भारती सर बिगन टू लाफ, वेरी गुड। हम लोग, भारती सर बिगन टू लाफ, वेरी गुड। हम लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे या हम लोग अंग्रेजी बोलने लगे, क्या बनेगा, भारती सर के बाद लिखिए हम लोग अंग्रेजी बोलने लगे, क्या बनेगा, अंग्रेजी। तो ये स्ट्रक्चर आप कॉपी में उतार लीजिए। मैं कल आपसे आते ही होमवर्क के रूप में समझिए, मैं बोलूंगा और आपको ट्रांसलेट करना होगा। वी बिगन टू स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड अतुल, वेरी गुड अनिरुद्ध। वी बिगन टू स्पीक इंग्लिश, वी बिगन टू स्पीक इंग्लिश, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये स्ट्रक्चर कल, यानी कि अभी याद रखना है, कल आते ही मैं पहले होमवर्क आपसे सुनूंगा, मैं बोलूंगा और उसका अंग्रेजी आपको बताना है। खैर आप कहेंगे सर क्या ही तो स्पोकन इंग्लिश नहीं, तब क्यों पूछते हैं। तो मेरा पूछने का मेन मकसद है ताकि आपको दिमाग में ये बैठ जाए कि बिगन के बाद हमें 2+V1 लगाना है, बिगन के बाद हमें 2+V1 लगाना है। और क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें इस बात को याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो कल हम लोग जो है बेसिक पढ़ेंगे। कल हम लोग जो है स्टूडेंट्स, कल जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश। कहेंगे कि इसका
का क्या वैल्यू है, तो कल आप देखेंगे कि बेसिक का भी अपना एक वैल्यू है, चाहे बिल्डिंग 1 मंजिल का हो या 10 मंजिल का हो। लेकिन ध्यान रखना है, बिल्डिंग 10 मंजिल तभी बनेगा जब उसका बेस मजबूत होगा। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूरे 10 बजे में हम लोग मिलते हैं और बेसिक इंग्लिश शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आज स्पेशली इंट्रोडक्शन दिया था, सिलेबस का, वोकेबलरी चलेगी इसका, और मैंने और क्या चीज का दिया था आपसे, कॉमन एरर का और पैसेज का। आप कहो तो एक और होमवर्क दे दूं आप लोगों को, एक होमवर्क मैं दे दूं, यस नो लिखिए। तो मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा, बस 5 मिनट का होमवर्क है। 1 मिनट के लिए यस नो लिख दीजिए। यस लिखेंगे तो मैं होमवर्क दूंगा, एक प्यारा सा छोटा सा होमवर्क दूंगा। यस लिखेंगे तो मैं एक छोटा सा होमवर्क दूंगा आप लोगों के लिए, कल के लिए। कल के लिए मैं एक होमवर्क दूंगा प्यारा सा, और कल आपको याद करके लाना है। बिल्कुल सही आप लोगों का आया है, बस होमवर्क ये है, गौर से देखिए। कल का होमवर्क बहुत छोटा सा है। साइड मतलब हत्या यानी मर्डर, ये कल का होमवर्क रहेगा। मर्डर ऑफ मदर, आप बताइएगा मैट्रिसाइड। इधर जो आप देख रहे हैं ये मैं बोलूंगा, मर्डर ऑफ मदर मैं बोलूंगा, आप कमेंट कीजिएगा मैट्रिसाइड। मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ मदर, आप कमेंट कीजिएगा मैट्रिसाइड। दूसरा, मर्डर ऑफ फादर, पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड पिता की हत्या। तीसरा, मर्डर ऑफ ब्रोदर, फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड। मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ ब्रोदर, आपको बताना है फ्रैट्रीसाइड। चौथा, मर्डर ऑफ सिस्टर, मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ सिस्टर, आपको बताना है सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड, आपको बताना है सोरोरीसाइड। पांचवा, मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ वाइफ, आपको बताना है ऑग्जो, ऑग्जोरीसाइड। मैं ये इधर वाला बोलूंगा, आपको कमेंट में वो बोलना है। मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या, आपको बताना है सुसाइड, सुसाइड। मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ किंग या क्वीन, आपको बताना है रेजिसाइड, आपको बताना है रेजिसाइड। मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ इन्फेंट, बच्चों की हत्या को इन्फेंट कहते हैं, आपको बताना है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, बच्चों की हत्या इन्फेंटिसाइड। मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ ह्यूमन, आपको बताना है होमिसाइड। ये कल का होमवर्क है आपका। और एक और 10वां आपका एक होमवर्क है, मर्डर ऑफ इंसेक्ट, आपको बताना है इंसेक्टिसाइड। हो जाएगा कल ये होमवर्क। देखिए, मर्डर ऑफ मदर मैट्रिसाइड, मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड। यहाँ पर देखिए, मम्मी की हत्या मैट्रिसाइड, पापा की हत्या पैट्रिसाइड, भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड, बहन की हत्या सोरोरीसाइड, पत्नी की हत्या ऑग्जोरीसाइड, खुद की हत्या सुसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड, बच्चों की हत्या इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन की हत्या होमिसाइड,
इंसेक्ट यानी कीटाणु की हत्या, इंसेक्टिसाइड। आशा करते हैं कि कल आप लोग सुना देंगे, यस और नो? कल आप लोग कमेंट में सुना देंगे ना आंसर? मैं बोलूंगा मर्डर ऑफ मदर, आप मैट्रिसाइड लिख देंगे ना? यस और नो लिखिए तो सही। ओके, तो ये एक बार याद फिर से कर लीजिए। मम्मी की हत्या मैट्रिसाइड, पापा की हत्या पैट्रिसाइड, भाई की हत्या फ्रेट्रिसाइड, बहन की हत्या सोरोडिसाइड, पत्नी की हत्या गुजोडिसाइड, खुद की हत्या सुसाइड, राजा की हत्या रेजिसाइड, बच्चों की हत्या इन्फेंटिसाइड, ह्यूमन की हत्या होमिसाइड, और लास्ट में है इंसेक्ट यानी कीटाणु की हत्या, इंसेक्टिसाइड। तो आशा करते हैं कि कल आप लोग 10 बजे पुनः मेरे साथ जुड़ेंगे और कल से स्टार्ट करेंगे बेसिक इंग्लिश, जो बहुत ज़्यादा लेवल तक हम लोग धीरे धीरे लेके चले जाएंगे और अंग्रेजी के डर को दूर कर देंगे। थैंक यू जो लोग जुड़े हैं, थैंक यू। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि 10 बजे से अंग्रेजी की क्लास शुरू हो गई है। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, कमेंट जरूर कीजिए। अवेलेबल है, जो भी प्रॉब्लम हो पीडीएफ अवेलेबल कल या परसों हो जाएगी, ठीक है? पीडीएफ अवेलेबल कल या परसों हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, और वादा कीजिए कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर बता देंगे कि अंग्रेजी की क्लास शुरू हो गई है। और यदि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, किसी तरह का कोई दिक्कत हो। और कोशिश करना है लाइव क्लास अटेंड करने का भाई लोग, अपने मम्मी पापा के, अपने प्रतिष्ठा फैमिली के लिए, अपने परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए आपको पढ़ना ही होगा। यू हैव टू स्टडी, you have to get a good job, you have to get a government job। आपको किसी स्थिति में प्राप्त करना होगा सरकारी नौकरी, ताकि अपने फैमिली की जो स्टेटस है, स्थिति है, उसको सुधार सके, अपने आप को आगे इंप्रूव करा सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।